हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। और इसके साथ साथ आज हम कंप्लीट करने वाले हैं श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। देखिए, दो टॉपिक मैं आपको एक साथ ही कराऊंगा इसी वीडियो में। कौन कौन से? एक तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और एक श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। दरअसल जो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है वो कंप्लीटली आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब उसको आपको पढ़ना है लेकिन एक पूरे रूप से कंप्लीटली आपको उसको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए वो 12th के सिलेबस में नहीं है। मतलब 11th और 12th के सिलेबस में वो सोल्व करने के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पर केवल आपको जो उससे निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसको समझना है। तो उस समीकरण को मैं लगभग लगभग 90% आज कंप्लीट करा दूंगा और बची हुई 10% समीकरण मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। आइए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसमें क्या कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि आप डी ब्रोगली की जो समीकरण है उसको अच्छे से कर ले, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर किसी ने नहीं समझा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। पहले इसको देखिएगा फिर इसको देखिएगा। तो जो डी ब्रोगली है वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मूविंग पार्टिकल है, अगर हमारे पास कोई मूविंग पार्टिकल है तो वो मूविंग मूविंग पार्टिकल दो टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा। एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो वो जो मूविंग पार्टिकल है वो दो टाइप की प्रॉपर्टी को शो करेगा, पार्टिकल और वेव। मतलब एक वेव की फॉर्म में भी चलेगा, उसके साथ एक तरंग भी संबद्ध होगी और पार्टिकल नेचर भी वो शो करेगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था डी ब्रोगली ने। और ये इससे पता लगता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एमवी। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, एमवी की जगह आप एक चीज और लिख सकते हो, एच अपॉन पी। क्योंकि पी को हम बोलते हैं मोमेंटम और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर आप पी भी लिख सकते हो। तो ये बात डी ब्रोगली ने बताई थी इन शॉर्ट। अब इस चीज को हम कनेक्ट करते हैं हाइजेनबर्ग की थ्योरी से। अब अगर कोई मूविंग पार्टिकल एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। अगर कोई मूविंग पार्टिकल वेव भी है और पार्टिकल भी है, दोनों टाइप की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चीज अनिश्चित होगी। किसी ना किसी चीज को तो आप सही प्रकार से पता नहीं कर पाओगे कि भाई एक ही चीज है। अब एक व्यक्ति है मान लीजिए, अब वो कभी तो झूठ बोल रहा है कभी वो सच बोल रहा है, तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि वो पूर्ण रूप से सच्चा है या पूर्ण रूप से झूठा है। कभी सच बोलता है कभी झूठ, तो आप ये पता नहीं कर पाओगे कि पूर्ण रूप से सच्चा है या पूर्ण रूप से झूठा है। अगर हो सकता है वो ज्यादा सच्चा हो और कम झूठा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा झूठा हो और कम सच्चा हो। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। अब ऐसी ही कुछ हाइजेनबर्ग की थ्योरी है, तो आइए इसको देखते हैं एक बार। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग कहते हैं किसी कण या फिर आप कह लीजिए किसी सूक्ष्म कण, क्योंकि जो डी ब्रोगली की समीकरण थी वो भी सूक्ष्म कणों के लिए थी और जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये भी सूक्ष्म कणों के लिए ही वैलिड है। तो किसी सूक्ष्म कण, जैसे हमने कह दिया इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, किसी सूक्ष्म कण यानी इलेक्ट्रॉन, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि स्थिति व संवेग एक साथ यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं करे जा सकते। किसी सूक्ष्म कण ये जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग एक साथ यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं करे जा सकते। क्यों? देखिए, अब ऐसा क्यों होता है, उसकी भी जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट डी ब्रोगली से कनेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि वो वेव नेचर भी शो करता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है।
तो यहाँ पर आप केवल इतना समझिए कि कोई भी सूक्ष्म पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, की स्थिति, स्थिति का मतलब है उसकी पोजीशन, कहां पर वो है, वह उसका संवेग, उसी पार्टिकल का संवेग, संवेग की जगह कुछ बुक्स में वेग लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है, वो भी सही बात है। एक साथ यथार्थ रूप से ज्ञात नहीं करे जा सकते, मतलब एक ही टाइम पर आप किसी छोटे से कण के संवेग यानी मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक साथ बिल्कुल सही कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ये कहते हैं हाइजेनबर्ग। अब हाइजेनबर्ग के इस सिद्धांत का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये है बस, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहां पर डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, उस कण की स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी यहां पर है संवेग में अनिश्चितता। भाई डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब यहां पर अनिश्चितता, एक तरीके से मतलब चेंज। तो डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता यानी डेल्टा एक्स, और संवेग क्या है, डेल्टा पी, मतलब डेल्टा पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता, और ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होते हैं एच अपॉन 4 पाई से। या आप इस सिद्धांत को ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। अब ये कैसे आया, देखिए, हम जानते हैं कि जो P होता है वो होता है m इंटू वी, ये बात आप सभी को पता है। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा लगाऊं तो डेल्टा P इज इक्वल टू m, तो m ही रहेगा, मास में तो चेंज होता नहीं, इंटू डेल्टा वी, यानी यहाँ डेल्टा था यहाँ भी डेल्टा, वही बात। अगर मैंने डेल्टा P को ब्रेक करा तो वो डेल्टा V इंटू m में ब्रेक होगा, और डेल्टा V हम यहीं पर रखेंगे, m को नीचे ले जाएंगे। तो इस तरीके से ये भी फॉर्म है, दोनों ही आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर भी आप संवेग वेग लिख सकते हो। बस आपको जो इसमें टर्म प्रयोग हुए हैं उनका मतलब समझ में आना चाहिए कि डेल्टा एक्स का मतलब है स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी का मतलब है संवेग में अनिश्चितता। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है। मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां पर मैंने एक रीजन बताया है इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं रह सकते। वो मेरी लगभग लगभग स्टार्टिंग की वीडियो थी, वहां पर मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होते, वो इसी सिद्धांत से क्लियर होता है। तो वहां पर आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो इसी का एक पार्ट है, मतलब वो क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसलिए उस वीडियो का वैसे तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के लिए लगता है, बड़े पार्टिकल के लिए नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है, देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, जो सिद्धांत है वो कुछ ऐसा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू और इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है। अब पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक, यानी छोटे और बड़े। अब छोटे पार्टिकल के लिए तो ये लगता है, लेकिन बड़े पार्टिकल के लिए क्यों नहीं लगता, देखिए, एम को पकड़ लीजिए, छोटे पार्टिकल के लिए एम क्या होगा, कम होगा, और बड़े पार्टिकल के लिए एम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल की बात करूं, बड़े कण, तो एम क्या होगा, एम का बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। तो जाहिर सी बात है, जो ये पूरा व्यंजक है, इस पूरे व्यंजक का मान लगभग लगभग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और 4 पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, और एम की वैल्यू अगर आप बड़े कण के लिए रखोगे तो बहुत ज्यादा रखोगे, जिससे कि जो हमारा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्म बन सकती है, लगभग लगभग ही 0 हो सकता है। तो
बड़े पार्टिकल के लिए तो उनकी स्थिति, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनकी स्थिति यानी उनकी पोजीशन कहां पर वो है, और उनका संवेग यानी उनका वेग आप कह सकते हैं वो एक साथ निर्धारित करे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे छोटे कण हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, उनका संवेग और उनकी स्थिति एक साथ सही कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बड़े कण के लिए कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन कहती है। इसलिए हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है वो बड़े पार्टिकल के लिए नहीं लगता, छोटे पार्टिकल के लिए लगता है, और डी ब्रोगली की इक्वेशन भी छोटे पार्टिकल के लिए लगती है। अभी हमारे हाइजेनबर्ग के सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में थोड़ा सा ही है, केवल आपको उसको ऊपरी ऊपरी पढ़ना है बस। आइए देखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं हाइजेनबर्ग और बोहर के जो परमाणु मॉडल था उसमें रिलेशन। देखिए, अब जो आपके हाइजेनबर्ग थे, हाइजेनबर्ग ने बोहर के परमाणु मॉडल पर एक सवाल उठाया था। बोहर कहते हैं कि बीच यहाँ पर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और इस तरीके से कक्षाएं होती हैं। ऐसी बात किसने बताई थी? बोहर ने। तो भाई बोहर ने कहा था कि सेंटर में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस, और ऐसे क्या होती है? हमारी कक्षाएं होती हैं। तो बोहर कहते हैं कि जो ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में हर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है। मतलब रदरफोर्ड ने की कमी को दूर करते हुए बोहर ने कहा था कि अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, उसकी गति निश्चित होती है, उसकी स्थिति भी निश्चित होती है। लेकिन अब हाइजेनबर्ग ने आकर के कह दिया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी गति आप एक साथ यथार्थ रूप से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो। यानी यहां पर बोहर के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अब हाइजेनबर्ग की थ्योरी को यहां पर सही माना गया, और बाद में जब हाइजेनबर्ग की थ्योरी को सही माना गया कि हाइजेनबर्ग ने कहा कि आप एक ही साथ किसी छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और गति को एक साथ परम यथार्थ रूप से सही कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन बोहर कहते हैं नहीं, एक कक्षा में तो भाई, एक कक्षा में तो स्थिति और गति निश्चित है, लेकिन हाइजेनबर्ग मना करते हैं। तो अब हाइजेनबर्ग की ही बात को सही माना गया, और बाद में कौन आए? बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था श्रोडिंजर। अब हाइजेनबर्ग का मैं आपको पूरा नाम बता दूं, जो कि मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। वर्नर हाइजेनबर्ग। और श्रोडिंजर का पूरा नाम था इरविन श्रोडिंजर। इरविन श्रोडिंजर। ये वर्नर हाइजेनबर्ग, इरविन श्रोडिंजर। यानी वर्नर हाइजेनबर्ग ने बोहर के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाया, यानी थोड़ी सी उस पर विवाद उठाया। तो तब इरविन श्रोडिंजर आए, और इरविन श्रोडिंजर ने हाइजेनबर्ग को एक्सप्लेनेशन दिया कि नहीं, आप सही कह रहे हो। अब इरविन श्रोडिंजर ने क्या किया? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये एक सब्जेक्ट होता है, एक अध्ययन का क्षेत्र है, इसको विकसित कर दिया। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स भी एक आप मान सकते हो फिजिक्स का पार्ट है। तो क्वांटम मैकेनिक्स को उन्होंने डेवलप किया कि हम इसके अंतर्गत अब एटम को आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पर उन्होंने कहा कि इरविन श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन से रिलेटेड उन्होंने ये क्वांटम मैकेनिक्स नामक एक सब्जेक्ट दे दिया, एक तरीके से एक बहुत बड़ा टॉपिक दे दिया पढ़ने के लिए कि हाँ भाई, अब मैं क्वांटम मैकेनिक्स को मैंने विकसित किया। और इसमें काफी हद तक हाइजेनबर्ग का भी योगदान था इस सब्जेक्ट को डेवलप करने में। अब इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर दोनों ने अपनी तरंग समीकरणें दी, लेकिन यहाँ पर हम इरविन श्रोडिंजर की जो तरंग समीकरण है उसको पढ़ते हैं, जो अब मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरी हिस्ट्री थी। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो केमिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि केमिस्ट्री से ज्यादा उसकी हिस्ट्री रोचक है। लेकिन बात की हिस्ट्री कोई पूछता नहीं है इसकी। तो जो श्रोडिंजर थे, श्रोडिंजर ने एक क्या दी? तरंग समीकरण दी, वेव इक्वेशन। उसको हम क्वांटम इक्वेशन भी बोलते हैं, क्वांटम तरंग समीकरण। तो यहाँ पर मैंने तरंग समीकरण लिखा। अब उनकी तरंग समीकरण क्या थी? देखिए, देखिए आपको कैसे लिखना है, इसको याद कर लेना है।
चलिए यहाँ पर मैं इसको नीचे मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा साफ राइटिंग में। ये श्रोडिंजर की समीकरण है। इसको कैसे बोलेंगे, देखिए, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। इसको हम श्रोडिंजर की समीकरण, श्रोडिंजर की तरंग समीकरण, क्वांटम समीकरण या श्रोडिंजर की क्वांटम तरंग समीकरण, ये सभी नामों से जाना जाता है। अब इस समीकरण का सॉल्यूशन बहुत बड़ी चीज है, वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रतीक बता देता हूं। देखिए जो ये अक्षर है इसको हम बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं, डेल। जैसे आपने डिफरेंशियल अवकलन में देखा होगा, अगर अभी तक आपने मैथ में पढ़ लिया होगा अवकलन, तो वहां पर वैसे इसको डी से डिनोट किया जाता है, लेकिन डी की जगह हम इस अक्षर का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसको डी बोलते हैं, यहाँ पर हमने इसको डेल बोला है। डेल का मतलब एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसको हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया है। यहाँ पर हमने डेल को वाई के रेस्पेक्ट में किया है, यहाँ पर हमने डेल को जेड के रेस्पेक्ट में किया है। दोबारा समझिए, डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब यहाँ है अवकलन। यानी हमने क्या कर दिया, हमने इस साई का अवकलन कर दिया, इसको हम बोलते हैं साई। साई, साई बाबा नहीं, साई बोलते हैं हम इसको। और इस साई का हमने डिफरेंशियल कर दिया, यानी अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशियल बोलते हैं। अवकलन कर दिया एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हमने इस साई का अवकलन कर दिया वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर हमने इस साई का अवकलन कर दिया जेड के रेस्पेक्ट में। जो अपोन में आएगा उसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और दोनों जगह आपको डेल को ऐड करना है। अब इन स्क्वायर का क्या मतलब है, देखिए अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है प्रथम कोटि का अवकलन, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है द्वितीय कोटि का अवकलन। अगर 3 घाता जाए तो तृतीय कोटि का अवकलन, और अगर ऐसे लिखा हो n तो n कोटि का अवकलन। n की जगह कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक 1 2 3 4 जो भी। तो इन n का मतलब होता है कोटि, यानी ऑर्डर, कितने ऑर्डर का हमने अवकलन किया है, बेसिकली कितनी बार हमने उसका अवकलन किया है। तो यहाँ पर इन टर्म का मतलब ये है। अब प्लस में 8 पाई स्क्वायर, पाई को आप सभी जानते हैं, आप सबका पुराना दोस्त है। m है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास। क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास। और जो h है, h भी आप सभी का अब दोस्त बन चुका है। h को हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांकन नियतांक। ठीक है, और साई फिर से यहाँ पर साई आ गया। साई क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर E क्या है, E यहाँ पर है टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और V क्या है, V है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा। क्या है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा। तो ये पूरी हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। E है टोटल एनर्जी, V है इलेक्ट्रॉन की नाभिक के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा, M है इलेक्ट्रॉन का मास, 8 पाई को आप जानते हो, H को भी आप जानते हो। और यहाँ पर इस अक्षर का मतलब होता है डेल, यानी अवकलन। और जो अपोन में लिखा है उसके रेस्पेक्ट में क्या है, 2 लिखा है तो सेकंड बार क्या है, मतलब 2 बार क्या है, 3 लिखा होता तो 3 बार, और अगर कुछ नहीं होता तो 1 बार। और साई यहाँ पर क्या है, अब साई को आपको समझना है। अब एक चीज तो होती है हमारे पास साई, एक चीज होती है हमारे पास साई का स्क्वायर। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन को यहां ना पढ़े तो हम आगे के टॉपिक को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक आपको सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं क्या, साई, और इसको हम बोलते हैं साई का वर्ग। अब यहां पर थोड़ा सा हाइजेनबर्ग को आप समझिए। हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग कहते हैं
कि इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है और गति है एक साथ यथार्थ निर्धारित नहीं करी जा सकती, लेकिन बोर कहते हैं नहीं, एक कक्षा में निर्धारित करी जा सकती है। यानी यहां से ये परिलक्षित होता है, कुछ ना कुछ ये पता लगता है कि बोर के सिद्धांत में कुछ ना कुछ बात अधूरी है। बोर ने तो डायरेक्ट ये बोल दिया कि न्यूक्लियस और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बस सीधा, लेकिन हाइजेनबर्ग ने और हाँ बोर ने ये भी कहा कि इस कक्षा में, जिस कक्षा में वो घूम रहा है उसकी अपनी कक्षा में उसकी गति और स्थिति निश्चित है, लेकिन हाइजेनबर्ग ने मना कर दिया। तो अब हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को डिफाइन किया इसने, और ये कहां से आया? श्रोडिंगर की इक्वेशन से। दरअसल ये क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर 3D क्षेत्र में, यानी त्रिविमीय क्षेत्र में, 3 डायमेंशनल फील्ड में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। साई स्क्वायर क्या दिखाता है? साई स्क्वायर दिखाता है कि ये आपका न्यूक्लियस है मान लीजिए, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर 3D में, क्योंकि एटम क्या होता है? एटम 3D होता है। एटम क्या है? 3D। रदरफोर्ड ने बताया था कि गोला है, तो एटम के चारों ओर स्पेस है। एटम 2D में नहीं 3D में है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में है। इसलिए ही जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में है। तो 3D क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। इस एटम के चारों ओर हमने मान लिया 3D क्षेत्र है, यहां पर आप 2D में समझे ऐसे 3D क्षेत्र। तो इस 3D क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, और ये साई स्क्वायर वही है, न्यूक्लियस के चारों ओर 3D क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना। और संभावना कभी भी या तो गलत, मतलब बिल्कुल मना नहीं करती, और कभी बिल्कुल हाँ नहीं करती। मतलब ना तो आप ये कह सकते हो 0% है ही नहीं, ना आप ये कह सकते हो 100% है मिलेगा। बस संभावना है, मिल भी सकता है नहीं भी, ना तो हम हाँ कह सकते हैं ना ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको संभावना लिखा। आप प्रायिकता भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी एक तरीके से। अब साई स्क्वायर का आपको यहाँ पर पता लग गया होगा। अब न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? 3D क्षेत्र है। अब इस 3D क्षेत्र में कहीं तक भी, कितनी भी दूर तक क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। यानी हम इस 3D क्षेत्र को एक बाउंड्री में लिमिटेड नहीं कर सकते, हम इसको एक ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ बस यहीं तक है, कहीं तक भी हो सकता है, उसकी मर्जी है। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं तक भी मिल सकता है, यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, यहां मिले, कहीं भी। लेकिन सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास तक लेते हैं उसको, और यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होती है वो 95 से 98% तक होती है। कितनी होती है? 95 से 98% तक होती है। और अब इन 3D क्षेत्रों में जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है न्यूक्लियस के चारों, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। अभी यहीं से किस चीज का जन्म हो गया? कक्षक का जन्म हो गया, कक्षक के बारे में बताया गया। तो जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन थी वो मैंने आपको क्यों बताई? ताकि आप कक्षक को समझ सको। अभी इसको मैंने आपको पूरा नहीं बताया है, नहीं आपको यहाँ इसको सोल्यूशन करना है, केवल समझना है कि इक्वेशन कहती क्या है। ये इक्वेशन कहती है कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है? एक 3D क्षेत्र है। उस 3D क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, लेकिन न्यूक्लियस के पास ज्यादा संभावना है, 95 से 98%। तो इसलिए जहां संभावना इतनी अधिक होती है उस 3D क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं, कक्षक, ना कि कक्षा। कक्षक बोलते हैं, कक्षा अलग चीज है, कक्षक अलग चीज है। दरअसल जैसे होता है ना कि हम घर में कमरों में रहते हैं, तो घर को तो आप मान लीजिए कक्षा, और घर के कमरे को मान लीजिए कक्षा। हम कहाँ मिलेंगे? घर के कमरे में मिलेंगे। वही तो बात है कि अगर मान लीजिए कोई शहर है, उसमें किसी व्यक्ति का पता है कि हाँ वो शहर में रहता है, लेकिन उस शहर में उसका मकान क्या है, तो शहर क्या हो गया? एक तरीके से कक्षा हो गई, और शहर का मकान क्या हो गया? कक्षक हो गया। यानी जहां वो एग्जैक्टली मिलेगा, जहां वो बिल्कुल तथ्यतः मिलेगा वहां। तो यहीं से क्या पता लगा? श्रोडिंगर ने ऐसे क्या बताया कि नहीं, कक्षक होते हैं। तो हाइजेनबर्ग की जो थ्योरी थी अब वो यहां आकर सही बैठी, बोर का सिद्धांत यहां आकर करेक्ट हुआ। पहले तो बोर के सिद्धांत में हाइजेनबर्ग ने कमी निकाली, लेकिन वो फिर यहां आकर करेक्ट हो गया कि जब श्रोडिंगर ने बताया कि कक्षक पाए जाते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट कक्षाओं में ना घूमकर कक्षकों में को घूमता है, कक्षकों में जो 3D है उनमें घूमता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो हमारे एटम के अंदर कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं। फिलहाल मैंने आपको इतना बताया कि साई स्क्वायर क्या दिखाता है, न्यूक्लियस के चारों ओर 3D क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, और यह संभावना कितनी भी हो सकती है, कहीं तक भी हो सकती है। इस क्षेत्र को हम एक लिमिटेड बाउंड्री में नहीं ले सकते, कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस के ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, लगभग 95 से 98%। इसलिए इन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। तो कक्षक की डेफिनेशन क्या है? नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, वह 3D क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत अधिक, कोर्स में लिख दीजिएगा, लगभग 95 से 98% तक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं?
कक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षक बोलते हैं। तो अब ये आपका आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम कक्षक के बारे में पढ़ेंगे और एक नई टर्म पढ़ेंगे जिसको हम उपकक्षा बोलते हैं। दरअसल 3 चीजें होती हैं, कक्षा, उपकक्षा और कक्षक। तो कल मैं आपको कक्षक के बारे में डिटेल से बताऊंगा और उपकक्षक के बारे में। और चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और इस वीडियो को लगभग, अगर आपको समझ में नहीं आता तो 2 से 3 बार जरूर देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।